नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेला होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी पाला बदल सकते हैं। इस बात की चर्चा बिहार की सियासत में गर्मा गई है। दरअसल मुकेश सहनी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल फोटो चेंज की है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि मुकेश सहनी तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी का साथ छोड़कर फिर से एनडीए में वापसी कर सकते हैं, जिसके बाद से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और बिहार की सियासत गर्मा गई। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण डॉक्टर यादव जी, अंसारी। वीआईपी मुख्य प्रवक्ता देव ज्योति जी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं देव ज्योति जी से लेना चाहूंगी। देव ज्योति जी, जी इस बात की चर्चाएं तेज हो गई है कि मुकेश सहनी पाला बदल सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमारी जो मांग थी, निषाद आरक्षण की मांग थी। निषाद आरक्षण हम लोग क्या मांग रहे थे? निषाद आरक्षण जिस तरह से बंगाल में और दिल्ली में आरक्षण लागू है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस समय संविधान बनाया 1947 में, तो उस समय बंगाल में और दिल्ली में निषादों को आरक्षण का एससी कैटेगरी में रखा गया। आज हम लोग की लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम लोग एनडीए के साथ 2020 की भी लड़ाई में हम लोग ने साथ में हम लोग रहे, और आज हमारी ताकत से, वीआईपी की ताकत से, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी की ताकत से आज बिहार की जो कुर्सी में आदरणीय नीतीश कुमार जी है, उसमें वीआईपी पार्टी और हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का भी श्रेय है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये बिल्कुल हम इस चीज को खारिज करते हैं और हम लोग संकल्प ले चुके हैं कि इस अगला जो चुनाव आ रहा है विधानसभा में, इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग की पूरी ताकत आदरणीय नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी को हम लोग बनाने में लगाएंगे। चलिए ठीक है देव ज्योति जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं डॉक्टर राम सागर सिंह जी का। राम सागर सिंह जी, अगर मुकेश सहनी पाला बदलना चाहे तो क्या ऑप्शन है कुछ? सभा जी। जी हेलो। हाँ जी, राम सागर जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। हाँ, सवाल दोहरा दीजिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी, मैं पूछ रही थी कि अगर मुकेश सहनी पाला बदलना चाहे तो क्या ऑप्शन है कुछ? अब सभा जी, हमारे लिए तो सबका दरवाजा खुला हुआ है। जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास करते हैं, वो हमारे साथ आ सकते हैं। और हमारे यहाँ तो जो जितना हम लोगों ने दलितों के लिए काम किया है, हमारी पार्टी ने अत्यंत पिछड़ों के लिए काम किया है, पिछड़ों के लिए काम किया है, सामान्य जातियों के लिए काम किया है, सारे लोगों के लिए हमने काम किया है। जो ये लोग केवल चाहे लालू जी हो, चाहे मुलायम जी हो, या जितनी भी पार्टियां थी, वो आयोग की बात करते थे। जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, लेकिन उसमें दांत नहीं था। हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही उसमें दांत लगाने का काम किया और संवैधानिक दर्जा दिया। हमको जो भी जातियां पिछड़ चुकी है, क्योंकि मेरा जो नीति है वो अत्यंत अंत्योदय का है, जो समाज में पिछड़ गया है उसको आगे लाने का है। तो हमारे साथ तो लोग आएंगे तो अच्छा रहेगा कि उनका भी, उस समाज का भी भला होगा। और अमित शाह जी मुकेश सहनी जी को लाए थे राजनीति में, आप याद करें कि उन्हीं के साथ ये आए थे बिहार की राजनीति में और लंबे समय तक साथ रहे। फिर अलग है, फिर जब देखेंगे कि क्या होता है। एक बार तो बीच में छुरा लगा था,
अब फिर आगे छाती में छुरा लगेगा तो हो सकता है कि छुरा छुरा करके आए, या नहीं भी आए तो कोई बात नहीं है। ये तो देव ज्योति जी का, मुकेश जी का मानना है, क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि सब अब जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आप याद कीजिएगा कि 9 का लोकसभा के चुनाव में भी राजद को 4 ही सीट मिला था, और फिर इस बार 4 ही सीट मिला। और लोकसभा का 9 के चुनाव के बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, बिहार विधानसभा का, उसमें आरजेडी को 22 पद जनता ने समेट समेट दिया था, खारिज कर दिया था। उसी तरीके से फिर 4 दिया है लोकसभा में, फिर खारिज करेगा। और एनडीए को 206 सीट दिया था, अब इस बार तो 206 सीट से बढ़ा करके ही 25 के चुनाव में देगी बिहार की जनता। इस बात को मुकेश जी भी समझेंगे ही। और आगे तो बहुत सारा यात्रा करना है इनको, तेजस्वी जी को। अब यात्रा समझ ही सकते हैं कौन कौन यात्रा उनका होने वाला है, तो उस यात्रा से अब निजात पाएंगे तब ना, देखिए आगे क्या होता है। चलिए ठीक है राम सागर सिंह जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं अरुण यादव जी का। अरुण यादव जी, बिहार की राजनीति में तो इस बात की चर्चाएं हो रही है कि खेल होने वाला है, मुकेश सहनी पाला बदल सकते हैं। आप लोग को क्या लगता है, क्या चल रहा है मुकेश सहनी के मन में? मुकेश सहनी जी के मन में क्या चल रहा है वो तो स्पष्ट है ही कि बिहार के हक हकूक के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, बिहार के जो ज्वलंत सवाल हैं उन सवालों को लेकर तेजस्वी यादव जी के साथ मिलकर उन्होंने आगाज करने का काम किया है। इसमें कहीं कुछ छिपा हुआ है क्या? और ये सवाल कहाँ से आता है? हाँ, ये कह सकते हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपने देखा लगातार एनडीए के अंदर जो है बेचैनी, नूरा कुश्ती आपस में जारी है। चाहे जदयू बनाम बीजेपी की बात करें, चाहे चिराग जी बनाम मांझी जी की बात करें, सामने तो बड़ा लगातार खुल के आ रही है सारी बातें। और वहां का जो है दिल का गठबंधन नहीं है, स्वार्थपरक गठबंधन है, दलों के बीच गठबंधन है। यहाँ तो तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी का अटूट गठबंधन है और बिहार के हित में है, बिहार वासियों के हित में है। और भला एनडीए के साथ कौन जाना पसंद करेगा, जो जिनके की डीएनए में ही छोटी छोटी पार्टियों को खाना काम है, समाप्त करना एक ही मकसद है उन लोगों का। इतिहास गवाह है, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक आपने नहीं देखा बिहार में क्या किस तरीके से चिराग जी और पारस जी के बीच लड़ाने का काम किया, उनके झोपड़ी में आग लगाने का काम किया, झोपड़ी को नष्ट करने का काम किया, दल को अलग तोड़ने का काम किया। आपने नहीं देखा 2022 में 9 अगस्त के बाद जो सरकार महागठबंधन के साथ मिलकर जब नीतीश जी ने बनाया और एनडीए को बाय बाय बीजेपी के साथ छोड़कर आए, तो क्या कहता नीतीश जी ने? भारतीय जनता पार्टी जदयू को समाप्त करना चाहती है, जदयू को खाना चाहती है। याद नहीं है क्या? मुकेश जी के एमएलए को तोड़ लिया गया, उन्होंने पूरा ताकत दिया, मुकेश जी के बल पे एनडीए की सरकार चल रही थी। आपने नहीं देखा किस तरीके से दूध की मक्खी की तरह उन्हें निकाल कर बाहर फेंकने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने? आपने नहीं देखा 5 साल तक पारस जी से ताकत लेने का काम किया, और जब चुनाव की बारी आई तो दूध के मक्खी की तरह निकाल देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का तो चाल चरित्र यही है, कौन उसके साथ जाना पसंद करेगा? अभी हमारे साथी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथी यात्रा की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव जी यात्रा निकालने वाले हैं, तो निकालने वाले ही जनता के बीच जाने का सबों को अधिकार है। लोकतंत्र में जनता मालिक सर्वोपरि होती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को क्यों बेचैनी हो रही है? क्यों पेट में दर्द हो रहा है भाई? क्यों?
जो बिहार के ज्वलंत मुद्दे हैं, बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग हो। सुन लीजिए ना, आपको मैं सुन रहा था, आपकी बारी आएगी तो व्याप्त टाइम है, बोलिएगा। आपने देखा सभा जी किस तरीके से केंद्र सरकार ने बिहार के साथ नाइंसाफी करने का काम किया। वहां मजबूत स्थिति में है नीतीश कुमार जी, उनके सहारे सरकार चल रही है, उसके बावजूद भी बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। महागठबंधन सरकार ने, जो 17 महीने की महागठबंधन सरकार थी, उस सरकार में तेजस्वी यादव जी के प्रण के अनुरूप जाति आधारित गणना करा के दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। उन आरक्षण के बढ़ाए हुए दायरे को केंद्र सरकार को भेजा गया कि भाई आप इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। आपने देखा लोकसभा के अंदर सदन में जब हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद आदरणीय मनोज कुमार झा जी ने जब सवाल उठाया तो केंद्र सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया, कहने का काम किया यह मेरे बस की बात नहीं है, यह हमारे दायरे में नहीं आता। तो ये चरित्र है इनका। आज बिहार में देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, प्रत्येक दिन अपराधी घटनाएं होती है, घर में घुसकर अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं। आम आदमी भी सुरक्षित नहीं, खास भी आदमी सुरक्षित नहीं है। इनके सांसद, मिनिस्टर, एमएलए कहते हैं कि बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। इनके भारतीय जनता पार्टी कोटे के मिनिस्टर कहते हैं बिहार में बगैर पैसा का कोई काम नहीं होता है, भ्रष्टाचार चरम पर है। आप देख ही रहे हैं, ताश के पत्ते की तरह पुल पुलिये बह रहे हैं, महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर। तो ये है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार। तो इससे निजात दिलाने के लिए महागठबंधन एकजुटता के साथ अपने मिशन में लगी हुई है और आने वाले समय में आपको दिखेगा ऐसे लोगों को बिहार की जनता करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। चलिए ठीक है अरुण जी, फिर आपका रुख करेंगे। देव ज्योति जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम कहना चाह रहे थे, हमारा आधी बात जो है हमारे भाई अरुण कुमार जी ने कह दिया, मिलता जुलता ही जो बात वो बोल रहे हैं उसी बात को ही हम कहना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से हमारी एक ही मांग थी, निषाद आरक्षण। एक ही मांग थी, निषाद आरक्षण। उस निषाद आरक्षण को आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनारस से चुनाव भी लड़े, ये पूरी दुनिया ने देखा कि मात्र 1.5 लाख मार्जिन से वो जीते। तो आज बीजेपी को एहसास हो गया है कि निषादों का जो संख्या है, निषादों की जो आबादी है, निषादों की जो ताकत है, हमारे नेता की जो ताकत है, वो ताकत हमारा पूर्वांचल से लेके झारखंड से लेके बिहार तक दिखा। ठीक है, हम सीट जीत नहीं पाए, लेकिन हम 14.5 लाख वोट लाए हैं। हमको 3 सीट में 14.5 लाख वीआईपी को वोट आया है, 14.5 लाख, और 16 लाख वोट बीजेपी का घट गया बिहार में। उसके लिए तो हमारे भाई जो हैं राजाराम साहब जो है वो तो कुछ बोले कि 16 लाख वोट उनका कहाँ चल गया, 16 लाख वोट जो उड़ गया उनका। जो 16 लाख जो संख्या जो था, जो 16 लाख आस्था विश्वास लोगों ने 2019 में जगाया था इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, तो अचानक 16 लाख लोग निराश क्यों हो गए? वो 16 लाख वोट किसका नहीं गया, किसका नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी तो खुद बोलती है कि हम कैडर वाली पार्टी है, हमको इतना वोट है, इतना वोट है, ऐसे वोट है, ऐसे वोट है, वो समझाती है और लेती भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हमारे भाई साहब रामसागर बाबू को बोलना चाहिए कि 16 लाख वोट इस विधानसभा में, लोकसभा में क्यों नहीं आया? क्या कारण था कि 16 लाख वोट बिहार में वोट नहीं किया भारतीय जनता पार्टी को? कुछ लोग नोटा में भी वोट डाले, लेकिन इस बार 16 लाख वोट कम आया। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ वो तो आपको दिख ही रहा है। यूपी में 50-50 हो गया, 60-40 हो जाता। वहां पर भी हमारे नेता, आदरणीय नेता अगर प्रचार करने चले जाते तो बीजेपी को तो वहां 8-10-9 सीट में सिमट देते वहां पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन समय का अभाव था, हम लोग उत्तर प्रदेश नहीं गए। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश में हर एक कार्यकर्ता, हर एक जिलाध्यक्ष सक्रिय था और समाजवादी पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ हाथ मिला के चुनाव
लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को हराया। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं, ये नारा है और आगे भी ये नारा रहेगा। चलिए ठीक है देव ज्योति जी, फिर आपका रुख करेंगे। राम सागर जी, आपने अरुण जी को भी सुना, देव ज्योति जी को भी सुना, अब आप इन दोनों की बातों का जवाब दे दीजिए। मैं तो पहले अरुण जी को पीछे का इतिहास इनके नेता का बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि छोटे दलों को खाने की बात, अरे ये जब मुख्यमंत्री थे लालू जी तो छोटे बड़े सब दलों को खाए थे। ये भारतीय जनता पार्टी को भी लालू जी तोड़े थे, 9 एमएलए को तोड़ दिए थे, ये कम्युनिस्टों को भी तोड़ दिए थे, कम्युनिस्ट एमएलए को भी तोड़ करके मिलाए थे, कांग्रेस को भी तोड़े थे। तो सत्ता में जब ये रहते हैं तब खाते ही हैं। ये केवल एमएलए नहीं खाते हैं बल्कि माल भी खाते हैं। और मैं जिस यात्रा की चर्चा कर रहा था, अरुण जी का दिमाग लगता है वहां तक नहीं पहुंच पाया था। मैं तो तेजस्वी यादव का, अमित का त्याग के साथ वाली यात्रा की चर्चा किया था कि उस यात्रा में शामिल होना है तेजस्वी जी को आगे के दिनों में। ये बचेंगे कहाँ, क्योंकि जो ये माल खाए हैं, जो आप कहते थे कि मैं तो निमोचिया था, अरे आप जब मोच वाले हो गए, आप जब बालिक हो गए, जब आपको पता चला कि हमारे पिताजी ने इस तरीके से चंदा लेके धंधा देने की भी जिक्र कर लीजिए। राम सागर जी चंदा लेकर कितना धंधा दिए इसकी भी जिक्र कर लीजिए, दिल्ली में जो इसकी भी जिक्र कर लीजिए ना। जिस करप्शन की बात कर रहे हैं अब तक कोर्ट ने तो साबित नहीं किया है। कर देते गरीबों को ना, गरीबों को तेजस्वी जी दान कर देते तब लगता कि निमोचिया थे और ये गलत लिखा दिया है। अरे मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? मुद्दे से मत भटकिए ना, बोलने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बोलने के लिए। राम सागर जी लालू जी ने मैं जवाब दूंगा भ्रष्टाचार पे जवाब दूंगा। मीसा भारती को फंसा दिया, तेजस्वी यादव को फंसा दिया, सारे परिवार को फंसाने का काम लालू जी ने किया। अपने तो सजा याफ्ता है ही, बेचारे अब इन लोगों को भी सजा याफ्ता बनाने के रास्ते पर धकेल दिया है। राम सागर जी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अरुण जी कह रहे थे कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं है और आप लोग इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चाएं हो रही है कि मुकेश सैनी पाला बदलने वाले हैं। अरुण जी को लगेगा कि उधर कुछ सही नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो मचेगा भगदड़, अभी थोड़ा दिन और इंतजार कर लीजिए, इंतजार कीजिए, देखिए कैसे राजद में भगदड़ मचती है और कैसे वहां से लोग निकलते हैं और विभिन्न दलों में जाने का अपना जुगाड़ कर रहे हैं इनके लोग। इनके पास अब नेता कहाँ बचा है? ये सिर्फ लालू जी के नाम पर एक समय था जब 4-4, 5-5 मुस्लिम लीडर हुआ करते थे इनके पास, तस्मीरीन हुआ करते थे, इलियास हुसैन हुआ करते थे। अब इनके पास कहाँ नेता बचे हैं कि रहेंगे? अब जिस शहाबुद्दीन के बदौलत राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी, उस परिवार के साथ ही लोगों ने क्या व्यवहार किया। जब शहाबुद्दीन जी की मृत्यु हुई तो देखने तक ये परिवार नहीं गया, उस परिवार के साथ किस तरह का ये किया। और मैं तो उस दिन था पटना में ही, जिस दिन राबड़ी देवी को सत्ता में स्थापित करने में मैं शहाबुद्दीन की भूमिका देखा था। शहाबुद्दीन नहीं होते तो लालू जी का औकात नहीं था कि राबड़ी जी को ये मुख्यमंत्री दोबारा चुनाव के बाद बनवा देते। और जो राम सागर जी थोड़ा सा मर्यादा में रह के राम सागर जी मैं बोलना शुरू करूंगा, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। थोड़ा सा मर्यादा में इसकी क्या औकात है? पता है बिहार की जनता को, देश की जनता को इसकी क्या औकात है? इसकी क्या औकात है? सुन लीजिए ना। अरे जो सवाल पूछ रहे हैं वो उसका न जवाब दीजिए पहले। व्हाट्सएप कर लीजिए अरुण जी, गरीबों का बेटा हम लोग समझ करके लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने का भी काम किए थे हम लोग। राम सागर जी, जो आपने इंडिया गठबंधन को लेकर बोला, उसके लिए आदर में कमी नहीं है।
ठीक है राम सागर जी, फिर आपका रुख करेंगे अरुण जी। लेकिन जब तक राम सागर जी को तो कह रहे हैं कि इंडिया में कुछ अभी जिस राजद का जो चरित्र है, जो मछुआरे होते हैं, उनके चुप तो करिए ये बेचैन आत्मा को। राम सागर जी प्लीज चुप तो करिए। फिर आपका रुख करेंगे। राम सागर जी जब शुरू होते हैं ना, क्रेक मैल की तरह एकदम ब्रेक फेल हो जाता है, क्या बोलेंगे इनको भी पता नहीं रहता। ये हमारे नेता पे आरोप लगा रहे थे, शायद इनको पता नहीं है मोदी जी ने आडवाणी जी का क्या हासिल किया। यहाँ सुशील मोदी जी बेचारा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका क्या हासिल किया जाते जाते। तो क्या बहुत लंबी कहानी है। हाँ, दर्द तो आपको होगा ही। लालू यादव जी का औकात आपको पता है, सुनिए ना अरुण जी, ठीक है, मुद्दे पे सुनिए रहते हैं। ना। आज जिस टॉपिक पे डिबेट है, नहीं मैं मुद्दे पे ही मैं राम सागर जी का जो सवाल था मैं जवाब दे दूं। इनको तो पीस है, क्योंकि इनके आका आडवाणी जी को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ही गिरफ्तार करके मसान जेल में भेजा था, जेल के शिक्षों में बंद किया था। इनको तो पीस होगा ही। ये भ्रष्टाचार पर अभी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। सुनिए ना, प्रवचन में लालू जी, सभा जी चुप तो करिए। राम सागर जी क्यों बेमतलब का समय बर्बाद कर रहे हैं, क्यों डिबेट अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, अरे बेचैन मत होइए ना, अब सुन लीजिए ना। अरे भाई बताना हो तो ये बताइए ना, चंदा लेकर कितना आपने धंधा दिया, इस पे ना बात करिए। सृजन घोटाले में कितना आपका हिस्सा हुआ, कितना नीतीश जी का। शौचालय घोटाले में आपका कितना हिस्सा हुआ, नीतीश जी का कितना हिस्सा हुआ। पुल पुलिया घोटाले में आपका कितना हिस्सा हुआ, नीतीश जी का कितना हिस्सा हुआ। ये तो इसकी तो चर्चा करिए ना। बांध घोटाला में आपकी क्या भूमिका रही, कितना आप लिए, कितना नीतीश जी ने लिया, ये तो इसकी ना बात करिए ना। ये ना बात करिए, शराब माफिया, बालू माफिया, तो इस पर बात करिए ना। और जहाँ तक सुनिए तो, अरे भैया ये तो राम सागर जी, ये तो बताइए आपने 18 साल में कितनी नौकरियां बिहार के नौजवानों को दिया। महंगाई क्यों नहीं कम हुई, भ्रष्टाचार पर लगाम क्यों नहीं लगा, फूल फूलिए ताश के पत्ते की तरह क्यों बह रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए ना। ये पलायन क्यों नहीं। अब सुनिए तो क्या इसको 95,000 इनके वक्त ऐसे डिबेट कराइएगा क्या ये तो अब 8.5 लाख लोगों क्या एकदम। राम सागर जी आप इतने वरिष्ठ हैं, आप अपने समय का इंतजार नहीं करते। इतने वरिष्ठ होकर बचकाना जैसी बातें कर रहे हैं डिबेट में, हंसी आती है। दर्शक देख रहा है, अपने बारी की इंतजार करनी चाहिए ना, सुननी चाहिए बातों को। अरुण जी, फिर आपका रुख करेंगे। देव ज्योति जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी। देव ज्योति जी, आखिर इस बात की चर्चा, अच्छा, अगर आप सिरे से नकार रहे इस चीज को कि आप लोग पाला नहीं बदलने वाले हैं, मुकेश सहनी एनडीए के साथ नहीं होने वाले हैं, तो फिर अचानक इस बात की चर्चाएं क्यों होने लगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जो है सत्ता में आने के लिए इनको लोकसभा में पता लग गया है कि आज वीआईपी पार्टी की ताकत क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए कि हमारा पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, हमारे पार्टी के राजभूषण चौधरी जी, वो भी एक निषाद का बेटा है, वो भारत सरकार का मंत्री है। हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव, वो बिहार सरकार में वर्तमान जो है मंत्री हैं। ये हर एक जगह हमको लोग को तोड़ने का, डैमेज करने का भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी ताकत नहीं लगाया कि जिसको तोड़ दे और जिसको जिस तरह से वीआईपी पार्टी को तितर बितर कर दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितने बार हमारे पार्टी को और हमारे आदरणीय नेता के ऊपर वार किया, हमारी पार्टी उतनी मजबूत होती गई।
हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से क्या बिगाड़ा था, जो हमारी पार्टी को, एक अति पिछड़ा का पार्टी को, एक गरीब का पार्टी को, गरीब की आवाज उठाने वाली पार्टी को, हमारा चारों एमएलए को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया। हम सरकार में थे, हमारी ताकत से सरकार बनी थी। हम आदरणीय नीतीश कुमार जी आज इस राज्य में है, मुख्यमंत्री हैं, उसमें भी हमारी ताकत थी, हमारी योगदान थी, वीआईपी पार्टी की योगदान थी। हम भारतीय जनता पार्टी का करनी और धरनी, उसमें कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पे आज के दिन में कोई विश्वास नहीं कर रहा है। आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बस इनके पास यही एक औजार रह गया है कि लोगों को डराना और लोगों को धमका के जो है पैसा वसूलना। और ये बोलते हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बारे में बोल रहे हैं, आज से 20 साल पुरानी बात बोल रहे हैं। अभी जो चंदा का उगाई हुआ, जो मीट काटने वाला, जो मीट जो कटाता था कंपनी है मीट, हम वो बात को बोल नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज में पाबंदी रहती है। उस मीट जो काटने वाली जो कंपनी है, वो कंपनी से इन्होंने ईडी का नोटिस किया, ईडी का नोटिस करके उस कंपनी से भी चंदा ले लिया। सार्वजनिक है लोगों के पास। आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में है। अरविंद केजरीवाल जी को जिसने फंसाया, अरविंद केजरीवाल जी ने जो शराब घोटाला जिन पे आरोप लग रहा है, वो आदमी से भी ये चंदा लिए, पूछिए चंदा लिए कि नहीं लिए, सार्वजनिक है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हम लोग महान जो है, इस मंदिर को हम लोग मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज भी जिंदा है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जनता को पता लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी का क्या दौरा चरित्र है। ये सिर्फ लोगों को डराते हैं और चंदा वसूल लेते हैं। और ये मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का बारे 20 साल पहले क्या हुआ था, भगवान श्री राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे, द्वारका डूब गया, यही सब बात करने से काम चलेगा? अभी बिहार को विकास चाहिए, डबल इंजन की सरकार है। आप क्या बिहार को दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं? जो पैसा आपने दिया बिहार को, उस बिहार को जो है वो 10 साल में पेमेंट होगा, 10 साल में पैसा देगा इंस्टॉलमेंट में। आपको लॉलीपॉप थमा दिया। यहाँ विशेष राज्य की दर्जा मांग था, विशेष राज्य की दर्जा में आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक बिहारी को, हर एक लोगों को एक साथ हो के बोलना चाहिए। जाके इन लोगों को जाके प्रधानमंत्री जी के पास रिक्वेस्ट करना चाहिए कि सर, हमारा राज्य जो है अति पिछड़ा है। आज के दिन में विकास जिस तरह से गुजरात का हुआ, जिस तरह से पंजाब का हुआ, जिस तरह से अदर स्टेट का हुआ, उस तरह से बिहार का विकास नहीं हुआ। 17 साल 18 साल हो गया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बिहार से सांसद चाहिए, किसी तरह से एमपी बन के चला जाए और वहां पे भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन इसका तो क्या हुआ देखिए रहे हैं। और बैसाखी में आ गए प्रधानमंत्री जी, तो राम सागर बाबू से कोई चीज छिपा हुआ है? बताइए ना राम सागर बाबू, आप ही बोलिए, कोई चीज छिपा है? बैसाखी में आ गए ना आपके प्रधानमंत्री, आ गए ना बैसाखी में। ठीक है राम सागर जी, सभा जी, अब मैं इनका जवाब दे लेता हूँ। आजादी के बाद से 58.9 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया कभी बिहार को नहीं मिला था। ये पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार ने 58.9 हजार करोड़ रुपया बिहार को दिया है। और जो विशेष दर्जे की बात कर रहे हैं, ये बेईमानी, ये जनता को बरगलाने का काम करते हैं। इनकी ही सरकार थी, कांग्रेस और राजद दोनों सरकार में बरगला तो आप रही, बरगला तो आप रही, बरगला तो आप रही। किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये इनकी सरकार, राजद और कांग्रेस की सरकार ने निर्णय लिया था। और आज ये रागलाप रहा है, लोगों को बरगला रहा है कि विशेष राज्य। अरे विशेष राज्य में जो फायदा मिल सकता था, उससे ज्यादा ही फायदा केंद्र सरकार ने बिहार को देने का काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हवाई जहाज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जल मार्ग का हो, सारे जगहों पर, चाहे सड़क का मामला हो, सारी जगहों पे, चाहे ऊर्जा का मामला हो, सब जगह पैसा दे करके केंद्र सरकार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। और पूर्वोत्तर क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं राम सागर जी? इतना क्यों झूठ परोस रहे हैं? बिहार को दिया जाएगा और उससे बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हाँ,
आप लोग केवल सहयोग कीजिए, लूटपाट नहीं मचाइए। अब जो पार्टियां, जो मछुआरों का जो धंधा होता है, तो उससे रैदारी टैक्स वसूलने वाला पार्टी, गिट्टी बालू से वसूलने वाला, शराब माफिया से पार्टी चलाने वाला पार्टी भी बिहार के विकास की बात करे तो ये हास्यास्पद है। जितनी भी नौकरियां अरुण जी दिया गया है ना, आप कल्पना नहीं कीजिए। हम लोग जो नौकरी दिए थे ना, फिर उसी को दे करके, चाहे सिपाही भर्ती वाला हो, चाहे हंस रहा है शिक्षक वाला हो, दर्शक सुन के, ऐसे बहुत सारे दर्शक हमारे द्वारा हंस रहा है नौकरी दे नौकरी दिया गया की था। बात सुन के आपके पुलिस मुंह को से। उसमें कहा गया था कि हमको पोस्टेड है और हमको भी नियुक्ति हो गया दिया भाषण, जा हो रहा गया। है। और हमारा ही जो था कि 19 लाख लोगों को सभा जी हो गया इनका, अब तो कितना इनको समय दीजिएगा। इनका तो प्रवचन हो गया लंबा चौड़ा। बस आपके पास ही आएंगे। ये फिर जो हमारे दीजिएगा लोग घोषणा करेंगे। पत्र में था। हमारे घोषणा पत्र को आपके नेता ने चुराने का काम किया चलिए और ठीक है, आप फोटो कॉपी सवाल किया। ले लेते हैं अरुण जी से। अरुण जी, देखिए सभा जी, इन भाजपाइयों को थोड़ा सा भी शर्म नहीं आती है बोलने में। प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, विदेशों से काला धन लाकर 15-15 लाख रुपया देने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, 2022 तक सबको पक्का मकान मुहैया कराने की बात कही थी, महंगाई कम करने की बात कही थी। सारे के सारे वादे हवा हवाई साबित हुए। उसके बाद देखिए प्रवचन कितना लंबा चौड़ा ये लोग देते हैं। बिहार में 18 साल से इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। न तो पलायन रुका, न तो बेरोजगारी दूर हुई, न ही एक सुई का फैक्ट्री खुल पाया। अभी प्रवचन दे रहे थे कि इस बार जो है बजट में इतना दे दिया गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, या कांग्रेस ने ही तय कर दिया। ये कह रहे थे, या सुनिए तो, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, ये कौन सा बीमारी आपको है? अब सुनिए तो, बोलिए बोलिए। इनको म्यूट करिए। नहीं अरुण जी बीमारी बोलिए, है वो इनको शांत बोलने का, सुनना नहीं है, सिर्फ सुनाना है। बोलिए, वो शांत है। ये अभी ये बोल रहे थे अभी, आपको अगर इस तरह का 14वीं वित्त आयोग ने फैसला कर लिया था कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है 2014 में, 2012 में, तो फिर 14 में आके क्यों प्रधानमंत्री पूर्णिया के एक जनसभा में कहा हमारी सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे? 14 में इन्होंने कहा बिहार को विशेष पैकेज देंगे। इनके साथ जो अभी गठबंधन में नीतीश जी 2012 से लगातार, अब फिर बेचैनी हो गया। मैं सुना, गूगल पे सर्च करके उनका वीडियो है, क्या झूठ बोलते हैं। और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर कई तरह का उन्होंने कार्यक्रम चलाने का काम किया। सरकार में शामिल होने तक उन्होंने कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लेकर रहेंगे। अब किस परिस्थिति में अब मुंह पर दही जमा हुआ है नीतीश कुमार जी को भी। अब किस ईडी सीबीआई का डर दिखा के ये लोग उनको भी साइलेंट किए हुए हैं। तो ये चरित्र है इन लोगों का। ये बात कर रहे हैं, एक भी फैक्ट्री नहीं देने का काम किया। यूपीए 1 की सरकार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने 3 रेल फैक्ट्रियां देने का काम किया बिहार को। 1600 जो है सड़क निर्माण का काम हुआ प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। 1000 किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ। कई ऐसे योजनाएं लाई गई बिहार के लिए जो अभी आपको सड़कों का जाल दिख रहा है बिहार में। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत गांव-गांव तक जो है कि बिजलियां पहुंचाई गई। इन्होंने क्या किया, जो सिलेंडर गैस सिलेंडर 2014 के पहले 400 350 में मिलता था, अब 1200 में मिलता है। आटा 20 रुपया किलो था, अभी 50 किलो केजी मिलता है। हर एक जो है खाद्य पदार्थ की दाम 3 गुना बढ़ गया। चरम पर महंगाई, हर चीज पर जीएसटी लगाने का काम इन्होंने किया। यहाँ तक कि कफन पर भी जीएसटी लगाने का काम किया। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 18,376 गाँवों में बिजली पहुंचाने का प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया।
आप लोग तो कोयला घोटाला मोदी का नहीं था, मोदी का नहीं था, मोदी का नहीं था, मोदी का नहीं था, ये राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत हुआ था, यूपीए सरकार का देन था। जानकारी नहीं, मोदी ने तो अदानी अंबानी के लिए करने का काम किया, लोगों के लिए करने का काम किया, गरीब का शोषण करने का काम किया, आरक्षण को समाप्त करने का काम किया, संविधान को तहत करने का काम किया। से आपने कोयला घोटाला करके बिजली उत्पादन ही ठप कर दिया था, बिजली कहाँ पहुंचती? अरे भैया आपने धंधा बोलने तो दीजिए, घोटाला किया, अरे बोलने तो दीजिए, घोटाला किया, दर्जनों घोटाला आपने किया। अरुण जी को म्यूट किया जाए। देव ज्योति जी, देव ज्योति जी, आप जो कहना चाह रहे थे आप अपनी बात रख लीजिए। आवाज आ रही है ना हमारी? जी जी, आवाज आ रही है। हम रामसागर बाबू को एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारा पार्टी ये ज्वाइन कर ले, वीआईपी। हम इनकी स्वागत करते हैं, वीआईपी ज्वाइन कर लें। 1 साल में बीजेपी इनको कुछ न कुछ बना देगी पक्का, फिर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इनको पार्टी में रहते हुए बोलते हुए भी इनको बीजेपी कुछ नहीं करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी हम तो देख रहे हैं इनको सालों साल से, और इनकी उम्र का भी हम ख्याल करते हैं, इसकी उम्र का भी हम प्रणाम करते हैं। लेकिन आप चले आइए भारतीय जनता पार्टी छोड़ के वीआईपी में, 1 साल के बाद देखिएगा कि आपको काउंसिल या एमएलए का टिकट दे देगा। अब ये चले आइए, असेंबली होने वाला है, फिर छोड़ के चल जाइएगा। अब चले आइए हमारे पार्टी में। हमारे पार्टी का कोषाध्यक्ष भारत सरकार का मंत्री है, भी ध्यान रखिए। आप ही ले गए हैं, हमारे इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यही ले जाते हैं हमारे नेता को, यहाँ से ले जाके वहां से सोचते हैं कि आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी का चेहरा को खत्म कर देंगे हम। तो हमारा वो हरीश सहनी जी, बताइए, हरीश सहनी जी तो आप सीनियर है ना सर, बताइए, हरीश सहनी जी से तो आप सीनियर है बीजेपी में, बताइए आपको कुछ नहीं बनाया बीजेपी, हरीश सहनी जी को बना दिया। हम फिर से आपको स्वागत करते हैं कि आइए वीआईपी पार्टी ज्वाइन कीजिए। हम वादा करते हैं कि हमारे आदरणीय नेता सनोपला मुकेश सहनी जी से माला पहना के आपको स्वागत करेंगे। और जिस दिन ज्वाइन कीजिएगा उस दिन 10,000 आदमी भी वीआईपी पार्टी का आपको स्वागत करेगा। तो कोई चीज बोलने से पहले आदरणीय राम सागर बाबू, जनता जान चुकी है कि ठगों की पार्टी है बीजेपी, ठगती है, बड़का झूठा पार्टी है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। आजकल हर एक गली चौराहा में चाय का दुकान और पान का दुकान में यही बातें चल रहा है। किसी तरह से इस बार भाजपा को पटक देना, बिहार में आने नहीं देना है। आपने इतना बड़ा हमको ऑफर दिए थे चुनाव लड़ने का। 9 में आडवाणी के प्रधानमंत्री घोषित हो चुके थे, तो मुझे प्रतिभा आडवाणी जी के साथ बैठाया गया था कोडरमा से चुनाव लड़ने के लिए, और मैं बात किया प्रतिभा आडवाणी जी से, तो बाबूलाल मरांडी जी से गठबंधन के लिए। हम लोग इस काम के लिए नहीं, अरे सदन आपके अनुभव को देखते हुए, आपके अनुभव को देखते हुए हम वो बात नहीं बोल रहे हैं। हम वो बात नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारे पार्टी वीआईपी पार्टी का, हमारे नेता का लोग ले जाके आप इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके आप लोग जो है मंत्री बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको क्यों नहीं अभी तक कोई सदन का सदस्य बनाया, या कोई चीज का मेंबर बनाया, या कोई चीज का ये किया? बताइए, हम ये बात जानना चाहते हैं। आडवाणी जी के समय ऑफर मिला, हमने ज्योति जी, क्योंकि मैं फिर से स्वागत कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, 100% कोशिश, अनुरोध करेंगे हमारे नेता को, आपको जो है गुलाल का माला से पहना के हम स्वागत करेंगे हमारे पार्टी में। आप आइए, आप देखिए 6 महीने रहिए पार्टी में, उसके बाद बीजेपी आपको नोटिस लेगी। बीजेपी जो है वो बिना वहां बीजेपी पे रहने से, बोलने से कोई फायदा नहीं है, कोई सर सुनने वाला नहीं है। जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा इस बार बिहार विधानसभा में, और जनता मान चुकी है इस राज्य का मुख्यमंत्री, नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी यादव जी को इस बार हम हर जनता गद्दी में और मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प ले चुकी है। यहाँ लड़ाई जो है, जब सरकार बनेगा,
अपने नेताओं से मुलाकात का समय दें, क्योंकि सबसे मुलाकात सब नहीं तोड़ पाइएगा, नहीं तोड़ पाइएगा, राष्ट्रीय जनता दल को नहीं तोड़ पाइएगा सर, किसी के राष्ट्रीय जनता दल को नहीं तोड़ पाइएगा। बिहार के फायदा है, ये हम लोग भी चाहते हैं। हम लोग बिहार के विकास के लिए राजनीति में आए हैं। राम सागर जी ठीक है, समय की कमी है, आखिरी कमेंट अरुण जी से लेना चाहूंगी। अरुण जी अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सभा जी ठीक है। हमारे साथी देव ज्योति जी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी तो आया लोगों की पार्टी हो गई। आपने देखा डिप्टी सीएम भी लालू यादव जी के पाठशाला के विद्यार्थी को बनाने का काम किया, जो कि नाबालिग से बालिग हुए। जो भी प्रदेश अध्यक्ष 3 प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, चाहे संजय जायसवाल से लेके दिलीप जायसवाल, और अभी भी जो बने हैं वो भी दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति हैं। तो इनके यहाँ सही में कार्यकर्ताओं की इज्जत कहाँ है? ठीक ही देव ज्योति जी बोल रहे थे, और ये लोग डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि 2025 में बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि बिहार की गद्दी, बिहार के मुख्यमंत्री पद पर तेजस्वी यादव जी को बैठाना है। क्योंकि 2020 में ही हमारे नेता मुख्यमंत्री बन गए होते। शासनादेश के बल पर इन्होंने देखा किस तरीके से जनादेश का अपहरण करने का काम किया, जनादेश का चोरी करने का काम किया। एनडीए के बनिस्पत महागठबंधन को मात्र 12,000 मत ही कम मिले थे, और 5-7 एमएलए जीतकर आ जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बन गए होते। लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा जनता का आया था, और सुनिए ना अरे भाई, अब मेरी वही कैसे आए, जनादेश का चोरी किए ना आप लोग, अपने दम पे थोड़े वजूद है भारतीय जनता पार्टी का बिहार में। अभी तक पिछलग्गू बनकर घूम रहे हैं, एक नेता पैदा नहीं हो पाया है बिहार में। तो ये स्थिति है। पिछले लोकसभा में 17 सीट जीते थे, इस बार 12 पे जनता पहुंचा दिया। जदयू 16 थी तो जदयू को भी 12 सीट पर ला दिया। देश में 303 थे, 240 पर आ गए। लगातार तो हरास हो ही रहा है। तो जुमलाबाजी करिएगा तो यही होगा ना, जुमलाबाजी जब करिएगा देश। दरअसल बिहार की सियासत में खेल होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुकेश सहनी पाला बदल सकते हैं और तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर एनडीए में वापसी कर सकते हैं। हालांकि बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बेहद ही मुश्किल है। तो अब आने वाले समय में क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।